बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अस्पताल के मामले के ऊपर। हमने देखा कि इस वक्त माहौल बहुत गर्म है, गर्मा गर्मी जारी है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया, उसके ऊपर पहले 20 लाख बंदे और अब 40 लाख बंदे लाने का दावा किया जा रहा है। डील नहीं हो रही, डील नहीं दी जा रही। अंसार अब्बासी साहब की खबर ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है, हुकूमत किसी किस्म के ख़तरे के अंदर नहीं है। ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। एहतियाजी सियासत जो तहरीक इंसाफ की है, किसे फ़ायदा होगा इसका, इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किए हैं। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किए हैं। बैरिस्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाहिद रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद रहमानी साहिबा, आपका शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ देने में, साहब आपका शुक्रिया। जुल्फ़िकार भट्टी साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा, प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। दोनों तरफ से इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं वो अदालती तौहीन की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज अतात अरड़ साहब ने ये बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि हुकूमत ने जो है वो अदालती अहकामात को नहीं माना, जबकि हुकूमत ये कह रही है क्या असल मामला हुआ, क्या खौफ था, क्यों इस तरह से किया गया। सुबह के 5 बजे तक, रात 12 से सुबह के 5 बजे तक हम देखते रहे, खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, और फिर 5:15 बजे जो है वो एक ट्वीट आता है हुकूमत की जानिब से, जिसमें कहा जाता है कि जी वो तो वापस जेल में भी चले गए। तो ये सारा कुछ क्यों इस तरह से करना पड़ा हुकूमत को? अच्छा देखिए, मैं ये सादा सा मामला है। अगर तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन्होंने भी कर दी है, हम्म। और हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया है कि इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है हमारे वज़ीर इत्तलाआत ने भी इस पे अपना मौक़िफ़ दिया है, और हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने आ गया है। इसका फैसला ना तो तहरीक इंसाफ करेगी, ना हम करेंगे। इसका फैसला कोर्ट करेगी। वो कोर्ट जिसने इमरान खान को, और अगर क्योंकि वो फैसला हो चुका है, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वो एक बिल्कुल ऐसा फैसला था जिसमें, देखिए, कोई मसला नहीं है कि इमरान खान साहब को चेक नहीं करवाया जाना, या उनको उनका चेकअप नहीं होना चाहिए था। उसमें मसला ये था कि एक ऐसा ट्रेंड जो है वो सेट हो जाना था, जिसमें उस फैसले को फिर हाई कोर्ट्स को भी, तमाम जजेस को भी, लोअर कोर्ट्स को भी, बाद में अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करते, तो मेरे भाई मिनिस्टर शायद मसूद साहब बैठे हैं, इन्हें पता है कि वो एज ए रेफरेंस हर अदालत में और हर कैदी के लिए पेश होना था। तो हुकूमत का तो सिर्फ ये मौक़िफ़ था कि ये जो अपील में गए हम, नजरसानी अपील में, वो सिर्फ इस हुकूमत इसलिए गई उसमें कि ये ऐसा पंडारा बॉक्स न खुल जाए कि जिसमें बार बार जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी फिर हर को अपनी मर्जी का अस्पताल, मर्जी का डॉक्टर, मर्जी की सिक्योरिटी, फिर वहाँ पे जहाँ भी प्राइवेट अस्पताल में जाएं, वो एक मरीज, एक जो है मुलजम सारी अपना मुजरम जो है वो ये कहे, कैदी कहे कि मैंने तो फलां अस्पताल से चेक कराना है। तो इतना हुकूमत के पास ना वसाइल होंगे, ना ये हुकूमत इस पंडोरा बॉक्स को बंद कर सकेगी। बाकी रही बात तो इन्हें अदालत की, तो ये अब ये भी गए हैं, और हमारा भी मौक़िफ़ है, जो अदालत फैसला करेगी वो देख लेंगे, इसमें कौन सा ऐसा इशू। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब, बताइएगा सारे मामले पे, और ख़ासकर एक बात ये बताइएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सियासी बयानबाजी से गुरेज करें, तो सेनेटर कामरान साहब इसके ऊपर ये कहते हैं कि ये कौन से कानून के मुताबिक कहा गया है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा, और आपने नून लीग का मौक़िफ़ सुना, उस पर भी रिस्पॉन्स दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सामा साहब, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं अपनी बात का आगाज एक शेर के साथ करूंगा। कोई दलील है ना कोई वकील, कटहरे में खड़ा है बेकसूर इंसान, बेबस है कानून की आंखें और तमाशाई है सारा जहान। तो सामा साहब, गुजारिश ये है, देखें आगे मेरे भाई भट्टी साहब ने बात की, इमरान खान के केस को आप ऑर्डिनरी प्रिजनर के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ लेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशन थी कि हमें जो बुनियादी इंसानी हकूक और जो एक कैदी के हकूक हैं उनको हमें निगेट किया जा रहा है। और पैराग्राफ नंबर 15 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वाज़े तौर पे इसका तयन किया कि आर्टिकल 9 विच डील्स विद राइट ऑफ लाइफ और इनडायरेक्टली राइट ऑफ हेल्थ की बात करता है, डिग्निटी ऑफ
मैन की बात करता है कि वो इमरान खान साहब को कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज का हवाला दिया और उसके पीछे हकायक क्या थे। आपकी जो है मिनिस्ट्री इंटरनेशनल ये बात कह रही है कि इमरान खान को बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स निगेट किए जा रहे हैं। आपकी ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग ये कह रही है। आपके इंटरनेशनली 14 कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स के, उन्होंने एक आपको दरखास्त लिख के दी हुई है हुकूमत पाकिस्तान को, पूरी दुनिया से आई, कि इमरान खान को उसके बुनियादी इंसानी आईनी हकूक दिए जाएं। और उसके बाद एलिस एडवर्ड की रिपोर्ट, जो यूनाइटेड नेशन का रेपटोर है ऑन टॉर्चर, उसने बारहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहा कि आप सिग्नेटरी हैं उन कॉवेनेंट्स के, आप इमरान खान को क्यों निगेट करते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर हमारी 19 पिटीशंस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो 7-8 महीने पेंडिंग रही। और 7-8 महीने पेंडिंग रहने के बाद जब उन्होंने उनको रिजेक्ट किया तो हम सुप्रीम कोर्ट आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाज़े तौर पे लिखी कि निचली अदालत ने हकायक को उनके पस मंजर के हिसाब से जज नहीं किया, और फिर एक ऑर्डर किया। अब ऑर्डर क्या था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऑर्डर पैराग्राफ नंबर 15 के अंदर उन्होंने लिखा कि इमरान खान shall be examined by a medical board at शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। पेंस का जिक्र नहीं है। And the medical report shall be placed before the Supreme Court on 16th of September। तो मुझे बताएं, क्या शिफा के अंदर इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ या उनको किसी डॉक्टर ने देखा? नहीं। तो क्या ये हुक्म उदूली नहीं है सुप्रीम कोर्ट की? इससे बड़ी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होगी? फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, हमारे सामने रिकॉर्ड पेश करेगा शिफा हॉस्पिटल। अब शिफा हॉस्पिटल तो गए ही नहीं। फिर उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, 5 मेंबर्स होंगे। 3 का उन्होंने कहा आप तयन करें, 2 मैं बता देता हूं। एक उन्होंने डॉक्टर उस्मा का नाम लिया, दूसरा डॉक्टर फैसल का। डॉक्टर फैसल आपको सारी दास्तान सुनाए बैठे हैं। वो कहते हैं मुझे एक गाड़ी में बिठा के मुझे पेम्स ले गए, वहां पे बिठाए रखा, और उसके बाद कहा जी कि हम तो इमरान खान साहब को वापस ले गए, वापस उनको भी डेला लेकर चले गए। मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर, मुहज़्ज़ब मुल्कों के अंदर, जहां पे जमहूरियत हो, जहां पे आइन हो, जहां पे कानून हो, वहां पे अदालतों की पासदारी की जाती है, ना कि उनके फैसलों को उठाकर फेंक दिया जाता है। इस हुकूमत ने ये रविश इख्तियार कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2 रुकनी बेंच का कि इमरान खान से मंगल वाले दिन उनके अहले खाना की मुलाकात करवाई जाए। वो हर मंगल को सुप्रीटेंडेंट जेल जो है, पंजाब हुकूमत जो है, वो उस फैसले को हार के फेंक देती है। उसकी बेतौकीनी होती है, उसकी हुर्मत के साथ खेला जाता है, और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। इनकी रिपोर्ट कह रही है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर 150/100 है। उनको इन्होंने एडवाइस की है एंजियोग्राफी, उनकी आंख की हालत ठीक नहीं है। तो क्या मुजायका था कि अगर शिफा हॉस्पिटल इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले जाते, वहां पे डॉक्टर्स देख लेते। आज जिस किस्म की तजब्जुब की कैफियत के अंदर पूरी कौम है, मुल्क के अंदर एक इंतशारी कैफियत है। 27 तारीख आने वाली है, 27 सितंबर। 25 तारीख का किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि हम लोग एहतजाज पे निकलेंगे जब तक चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है मुस्ताफी नहीं हो जाते। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस तहरीक को ज्वाइन किए बैठे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ, जो इनकी कोalition के अंदर है, वो हमारे साथ आकर बात कर रही है, इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इनका अपना इंटीरियर मिनिस्टर ये कह चुका है कि ये हुकूमत फेल हो गई है, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। $100 बिलियन एक साल के अंदर इस मुल्क से चला गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। बिल्कुल सही है सर। सर वापस आता हूं आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है। शाहिदा रहमानी साहिबा, एक तो ये बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है अस्पताल के मामले को, बानी तहरीक इंसाफ के, और साथ ही साथ जो अभी बेस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहती है, इस पर भी जरूर रिमार्क्स दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक बात है इमरान खान साहब की, तो जो मैं समझती हूँ कि हर कैदी को पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक उसको तिब्बी सहूलियात मिलना उसका राइट है। और ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन है कि अगर एक कैदी को, जो कि मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका हो, उसको जो है तिब्बी सहूलियात ना फराहम की जाए, और जब कोर्ट अगर ऑर्डर करती है तो फिर उसको फॉर्मेलिटी की जाती है। मैं समझती हूँ कि उनको उनके उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं, फैमिली को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, इससे आपने खुद देखा था
कि जब ये कोर्ट का ऑर्डर आया तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, एक पार्लियामेंट का इजलास जो चल रहा था उसके अंदर यकसानियत आई, पार्लियामेंट का स्मूथ तरीके से इजलास चला। लेकिन जिस दिन ये वाकया हुआ और कल का आपने देखा कि उसके अंदर जो है अपोजिशन का एहतजाज था और जो क्वेश्चन आंसर सेशन थे वो नहीं हो सके, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपने वो लोग जो थोड़ा मुतमईन हुए थे, तो मैं समझती हूँ कि उनको जो जिस तरह से डिस्टर्ब किया, पॉलिटिकल जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको ख़त्म करें। देखिए, हम तो यही चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी इस्तेहकाम हो, और जब भी आपकी मईशत भी तरक्की करेगी, जब भी आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, और ये बेचैनी की और जो इस्तराबी कैफियत है ये ख़त्म हो। और इसका आपने अमली तौर पे मुजाहरा देखा, सारे मीडिया ने देखा कि 2 दिन पहले तक हालात क्या थे, और जब इमरान खान साहब को नहीं शिफ्ट किया गया, हालांकि पीटीआई की क़यादत ने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो शिफा हॉस्पिटल ना पहुंचे ताकि हुकूमत को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। तो हुकूमत को भी मैं समझती हूँ कि फराख दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें उनके जो फैमिलीज हैं, जो उनके कारकुन हैं, उनकी क़यादत है, उन्हें मुतमईन करना चाहिए। और ये तो मैं समझती हूँ इंसानी ह्यूमन राइट्स की बात है और इंसानी हकूक़ का मसला है, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर शिफा भी ले जाते हैं वहाँ डॉक्टर्स को दिखाते, वो कहते हैं कि ठीक है, आप उन्हें वापस ले जाते हैं, लेकिन मुतमईन ना करना और उस पर सवालिया निशान बना देना, ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो दोबारा से एक इस्तराबी कैफियत पैदा करती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ एक बड़ा सादा सा सवाल ये पूछना है कि 2019 में जब नवाज शरीफ साहब जेल के बाद अस्पताल से जेल के बाद फिर अस्पताल, वो जिन बुनियादों पे मुल्क से बाहर गए थे, अगर वो प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ तो आज प्रेसिडेंट कैसे सेट हो जाना था एक आम कैदी के लिए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का मामला और था, आपको पता ही है कि उसका बकायदा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मियां साहब रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे हैं, और वो जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बनी थी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं बनी थी। और उसमें फिर इनके अपने डॉक्टर्स भी उसमें शामिल थे। देखें, इमरान खान साहब ने उस टीम में जो है वो डॉक्टर फैसल को भी उस टीम में शामिल किया, और उसकी वो एक पूरी एक रिकमेंडेशन बड़े ट्रांसपेरेंट वे से रिकमेंडेशन थी, और उसके बाद हुकूमत ने खुद इस पे फैसला किया जो सारा उस वक्त की कैफियत थी। देखिए, इसमें मेरी बहन कह रही है कि देखें, बात ये है कि उनके कौन से हकूक मुतासर हुए हैं। देखें, कैदी को रेगुलर ये ऑन रिकॉर्ड है कि उनको कितनी दफा पिम्स हॉस्पिटल में चेक कराया गया, उनके इलाज देख बाकी ब्रिस्टर साहब 150-100 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब जो 60 लोग हैं उनमें 150-100 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। डॉक्टर शायदा रहमानी भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ। ये 150-100 इज नॉट सो मच अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, ये कोई इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है कि इसके लिए अस्पताल जो है उसमें जो है कैदी को दाखिल किया जाए। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि उसकी कौन सी ऐसी रिपोर्ट है, इमरान खान साहब की कौन सी ऐसी बीमारी है कि उसको अस्पताल जो है निजी अस्पताल में दाखिल किया जाए, या कोई उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट ऐसी है, या खुदा न खास्ता। ये तो देखें, ये एक सियासी स्टंट के तौर पे पीटीआई इन चीज़ों को एक हमदर्दी का वोट लेने के लिए, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए लेती है। जब उसकी जो वाइफ है उनके साथ उनकी मुलाकात होती है, उनकी बहनों की मुलाकात होती है, अब पूरे पाकिस्तान की थोड़ी एक कैदी के साथ मुलाकात होनी है। वो ये तो वो अपने वक्त को भूल जाते हैं ना, जब इमरान खान साहब लोगों के एसी उतारा करते थे, जब लोगों को मूंछों से पकड़ के जो है वो उन पे हीरोइन डाला करते थे, ये सारी चीजें अपनी वहाँ इनको ह्यूमन राइट्स नहीं याद थे। उस वक्त तक ना कोई वकील था, ना कोई अदालत थी, ना कोई इनको ये चीजें याद थी। मेरे जैसे बंदे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे इन्होंने दिए, और मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैंने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी जब मेरे पे 2018 में दहशतगर्दी के पर्चे इनकी हुकूमत ने दिए, और मैं 3.5 साल तक अदालतों में धक्के खाता रहा। ये चीजें पता क्या है, ये यहाँ टीवी पे बैठ के आके ह्यूमन राइट्स की बात करना, बाकी ब्रिस्टर साहब जो हैं वो हमें टेक्निकल चीजों में ना, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है,
लेकिन आप ला को पढ़ के हमारे पे वो ला ना ना चाड़े, हमारे सादा से बात करें ना। इसमें कि ये ला ये कहता है, ला वो कहता है जी, सेक्शन फलाना ये कहता है, सेक्शन फलाना। भाई हम तो डॉक्टर हैं, आवाम को आपके किसी सेक्शन में थोड़ा आवाम ने पढ़ा हुआ है। आप सारा जो है कानून है, कानून तो देखें आप, सादा सा कानून है कि अगर आप एक कैदी जो है वो देखिए, आप कहते हैं हम तरीके इंसाफ से हैं, इंसाफ करने वाले हैं, हम जनाब हर पाकिस्तान की आवाम को और हुक्मरानों को बराबर समझते हैं, हम उनके राइट्स को बराबर समझते हैं। लेकिन आप ये प्रिविलेज लेना ये चाहते हैं कि आप प्राइवेट अस्पतालों में अपनी मर्जी के डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से जनाब अली आप मुलाकातें करना चाहते हैं, अच्छा, आप यहाँ लेकिन पे डॉक्टर साहब सियासी अभी जो तो है उनका अखाड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बनाना ये है चाहते कि हैं। अगर कोर्ट ऑफ लॉ जो है तो वो उनको ये क्वेश्चन दे रहा है तो हुकूमत उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ में मेरी बात सुन, नजरसानी की भी गुंजाइश है। कोर्ट ऑफ लॉ देखें, अगर ये चलो यही बात कर लेते हैं, ये इन्होंने इन अदालतों पे ये मुतमिन है, चलो शुक्र है ये मुतमिन हुए हैं इस फैसले से। अगर ये मुतमिन हुए हैं तो ये हमारे से वादा कर लें कि आइंदा अदालत जो फैसला करेगी वो उस पे ये कहेंगे कि जी कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला किया और हम मानेंगे। जब इनको सजाएं हुई हैं उन अदालतों पे तो इन्होंने बहुत ज्यादा चीख चखाड़ा किया है। आप मुझे बताए, उनको सजा भी तो अदालत ने ही दी है ना, उनको अंदर वो भी तो एक अदालत ही थी ना। उस अदालत के फैसले को तो ये मानने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो गया है जी, हमारे साथ फला। केस तो हुकूमत चलो बनाती है, प्रोसिक्यूशन बनाती है, सजा तो जज देता है ना। उस जज के फैसले को तो ये कहते हैं कि जी नहीं हमारे साथ ज्यादती हो गई है, इमरान खान को झूठी सजा दी गई है, और इस अदालत के फैसले को कहते हैं बिस्मिल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। भाई ये पहले ये फैसला कर लें कि ये अदालत को मानते हैं या नहीं मानते। अगर अदालत को मानते हैं तो फिर इनको सारी अदालतों के फैसलों को मानना चाहिए। फिर सीधे पिक एंड चूज तो नहीं करना चाहिए कि जो फैसला इनके हक में हो वो उसमें कहे बिस्मिल्लाह बड़ा अच्छा फैसला है, और जो इनके खिलाफ फैसला हो तो वो कहते हैं ये अदालतें बिक गई हैं, ये अदालत अब अदालतें ही नहीं रही। ये देखेंगे, सही। ये दोहरे में बैरिस्टर शाहिद आप मसूद करें साहब, एक साइड पे। जी बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। भट्टी साहब को सवाल मेरा ले लीजिए कि बैरिस्टर गौहर एक दफ़ा फिर नशिस्तें छोड़ने की बात कर रहे हैं, इस दफ़ा भी ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर साबित नहीं हो सकता, ये ऐसा लगता है? क्या आउटकम लेना चाह रहे हैं दोबारा नशिस्तें छोड़ के? देखिए उसामा साहब, पहले तो मैं डॉक्टर साहब को, भट्टी साहब को बड़ा एहतरामन ये अर्ज करूंगा जो उन्होंने बात की कि मेरी जुबान के अंदर मुझे समझाया जाए। मैं कोशिश करूंगा भट्टी साहब आपको आपकी जुबान के अंदर जो डॉक्टरी लैंग्वेज है उसके अंदर को थोड़ी बात समझाऊं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो सुन लीजिएगा जरा। 22 जनवरी 2019 पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए गए। 2 से 7 फरवरी 2019 सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर 5 दिन के लिए गए। 15 से 25 फरवरी 2019 जिन्ना अस्पताल लाहौर 10 दिन के लिए गए। 26 मार्च से 7 मई 2019 2 महीने 42 दिन जाती उम्रा जाती रिहाइश का 42 दिन 42 डेज रहे। 21 अक्टूबर से 6 नवंबर 2019 सर्विसेज हॉस्पिटल रहे। अब मुझे बता दें कि जाती उम्रा की रेजिडेंस कौन सा सरकारी हॉस्पिटल था, जो भट्टी साहब मुझे अपनी लैंग्वेज में, अगर मेडिकल लैंग्वेज में बता दें कि ये फलाना हॉस्पिटल था जिसके अंदर आईसीयू भी लगा दिए गए और 42 डेज हैं। और उस वक्त किसी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ये उस वक्त की गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी। आज भी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी। जब गवर्नमेंट ने निगेट किया है भट्टी साहब तो हम अदालतों के अंदर गए हैं। आप कहते हैं, मैं आसान लैंग्वेज के अंदर समझाता हूं कि एक आम कैदी जो है जब वो जेल के अंदर होता है तो उससे उसके बुनियादी इंसानी हकूक नहीं लिए जाते। उसका बेटा आकर मिल सकता है, उसकी माँ मिल सकती है, उसका भाई मिल सकता है, उसकी बहनें मिल सकती हैं, उससे आप ये चीजें नहीं ले सकते। वो बाहर से खाना मंगवा सकता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, वो बाहर से दवाई मंगवा सकता है। और अस्पताल का डॉक्टर अगर कहे कि इसका अस्पताल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं तो उसको बाहर के अस्पताल में लाया जा सकता है। आपके जेल के डॉक्टर ने ये कहा कि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। 150/100 जो है, इमरान खान साहब की बहन आपको ये बार बार कह रही है कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 से ऊपर नहीं जाता था। ये एंजाइटी है, ये नॉन कॉन्टेक्ट ऑफ द ह्यूमंस है, जिसकी वजह से इमरान खान एंजाइटी का शिकार है और उस वजह से उनको पैल्पिटेशन है, उनको और मामलात हैं जिस वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर
सीरियस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर ये गलत है, अगर ये रिपोर्टें गलत है आपकी अपनी बनाई हुई, तो क्या मुजायका था कि शिफा हॉस्पिटल से हम उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लेते विच इज सैंक्शन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको एक क्वेश्चन दिया, हमें एक क्वेश्चन दिया, इस तराबी कैफियत से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया, लेकिन आपने वो रास्ता बंद कर दिया और आपने तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहरे। अब जिस तरह आप ये कर रहे हैं, फिर आप एतराज करते हैं कि बैरून ममालिक से हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। कौन करेगा आपके पास इन्वेस्टमेंट जब आप अदालतों का ये हाल करेंगे, सबसे बड़ी आईनी अदालत का आप ये हाल करेंगे कि आप उसके ऑर्डर्स को उठाकर रद्दी के टुकड़े में फेंक देंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर आपका ये कंडक्ट डिस्कस हो रहा है। मैंने हामिद मीर साहब का एक इंडियन चैनल के ऊपर प्रोग्राम भी देखा जिसके अंदर यही चीज डिस्कस हो रही थी। आज पूरी दुनिया आपको डिस्कस कर रही है, तो आपने क्यों अपने आप को, क्यों पाकिस्तान का इस तरह मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जब आपके सारे सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा देर आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया। इवन आपके अपने मिनिस्टर्स ने कहा, आपके राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, आपके बैरिस्टर अकील ने कहा, उन्होंने ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ये बड़े अच्छे फैसले हैं और इन पर मनोअन अमल होगा। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी किया। फिर ये क्यों ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि हुकूमत का जो है हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने शिफा ले जाने के बजाय वो टॉर्च जो मोबाइल की टॉर्च थी उसके अंदर रास्ते तलाश करते हुए इमरान खान को पिम्स बैठाया और पिम्स से दोबारा जो है वो लेकर चले गए। क्या मुजायका था, मुझे इतनी समझा दें बात। और किस तरह ये कहते हैं कि कंप्लायंस होगी सुप्रीम कोर्ट की, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल आप नहीं लेकर गए। राइट साहब, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर साहब आप हमें कुछ बता पाएंगे कि हुकूमत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, मेरा थोड़ी वो लोड शेडिंग मेरा 10 मिनट ज्यादा हो गई थी, मैं आई टू जॉइन यू लेट। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ऑनेस्टली दे वर वेरी हैप्पी दैट डे कि चलो शुक्र अल्लाह का, देर आए दुरुस्त आए, बर्फ पिघली है। ये जो पॉलिटिक्स एक महाजरी चल रही थी बिटवीन द पीटीआई एंड द गवर्नमेंट वगैरह, ये मामला जो है इसमें ये डेडलॉक टूटा है और फिर मैं कहूँगा बर्फ लगता है कि पिघली है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान में ओवरऑल पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के लिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग कि पीपल वर वेरी हैप्पी कि एक बड़ा पॉजिटिविटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में क्रिएट हो गई थी। लेकिन फिर वो रात को सारे मामला उल्टे हो गए। देखिए अवाम का एक चीज याद रखें, अवाम का जो होप है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालतें, हमारा जस्टिस सिस्टम उसी में है। अगर हमारा जस्टिस सिस्टम फेयरली काम करेगा और बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे तो चाहे बेशक किसी का फायदा हो, बेशक किसी के खिलाफ फैसला हो, अवाम उसको अप्रिशिएट करेगी और उसमें पाकिस्तान की अपनी इंटरनल एक स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अवाम जो है देर होपफुल कि हाँ भी अदालतें मौजूद हैं और इंसाफ चलता रहेगा चाहे जो भी पॉलिटिकल हालात। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ हार्डलाइनर्स थे इन द पीएमएल गवर्नमेंट जो नहीं चाहते थे कि इस किस्म का आप उसको रिलीफ करें या इस किस्म की जो रिकंसिलिएशन की शुरुआत है वो हो, बिकॉज शायद वो लोग ये समझते हो या वो एलिमेंट ये समझता हो कि इसमें फिर उनके अपने जो सियासी मफादात हैं, उतने उनके अपने जो पार्टी के मफादात हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, वो अफेक्ट ना हो जाए। बिकॉज जिस तरह भी मामला चल रहा है उनको ये मामला बड़ा सूट करता है। कल को अगर हालात में बेहतरी आती है, जो कि सब पाकिस्तानी चाहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एक बेहतरी माहौल में बेहतरी आनी चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर लोअर होने चाहिए, कन्फ्रंटेशन ये जो मुज़ाहमत है ये मुफाहमत में तब्दील होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी, ये तमाम चीजें। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ फिर वही बात है, कुछ हार्डलाइनर्स हैं, उन्होंने कहा जी माजी में भी तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े ऑर्डर को डिफाई किए गए, हम भी अगर डिफाई कर देंगे तो कोई हमारा क्या कर लेगा, कोई क्या हो जाएगा। बेमिसाल के तौर पे पंजाब असेंबली में वो जब पूछा गया उस जहाज के बारे में तो जवाब क्या है, खरीदा है भाई। फिर उसके बाद वो टीवी पे एक चंद महीने पहले ये
पेट्रोल की कीमतों पे, उन्होंने कहा 110 रुपए कर लेते तो आप क्या कर लेते, ठीक है। सो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की जो अप्रोच है फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी या उसके आपके उनके कुछ अनासर, ये इट डज नॉट गो वेल विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट देखना है, हमने पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट देखना है, हमने देखना है कि पाकिस्तान का एक इमेज कि जनाब, अब देखे ना, वो मुझे एकदम याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का वो जस्टिस इंडेक्स है जो दुनिया में निकलता है, उसमें वी आर वेरी लो, 129 और 142 समथिंग लाइक दैट, बेस्ट ठीक है ना। सो हमारा जो इमेज है हमारे जस्टिस सिस्टम का और हमारी गवर्नमेंट की गवर्नेंस का, और फिर के एक कैदी के जो राइट्स होने चाहिए, जो उसके राइट्स हैं, जो आइन में है, जो कानून में है, अगर वो फॉलो नहीं होते हैं तो हमारा इमेज अपवर्ड जो है वो बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है, व्हिच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान इमेज। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब देखना नौबत आ गई है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अब ये चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, और जो है वो टेंशन क्रिएट होगी और नफरतें जो है विद इन द कंट्री क्रिएट होगी, जो जिसके हम नहीं मुतहम्मिल हो सकते। इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम हालात को मजीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले लिया है। जनाब आप देखें दहशतगर्दी, आप देखें केपी में, बलूचिस्तान में इकोनॉमी के मामला, और इतना हमें फॉरेन लोन्स पे IMF पे हम इंतजार कर रहे हैं। वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान और वी हैव टू गेट ओवर ऑल दीज थिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। बिल्कुल सही सर। ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे, शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ रुख करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिदा रहमानी साहिबा, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ये जो इंतकामी सियासत है इसका रास्ता कब बंद होगा? अभी जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि उन पे 2 दहशतगर्दी के मुकदमात हुए, फिर उन्होंने मज़ीद एग्जाम्पल्स दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है कि ये इंतकामी सियासत है। तो ये सिलसिला बंद करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, किस तरह से ये इस सारे सिलसिले को बंद किया जा सकता है? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो शुरू से ही इंतकामी सियासत को हमेशा नापसंदीदा अमल करार दिया, और यही वजह थी कि आप 90s की सियासत से जो उस वक्त की लीडरशिप थी उसने जो सबक सीखा और उन्होंने ये तय किया तमाम तर इख्तलाफात को ख़त्म करके हम आइंदा जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, जमहूरी अमल के में किसी किस्म का तातुल की किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आपने ये भी देखा कि मिसाक़े जमहूरियत के बाद 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले इख्तिदार मिला और हमने अपने 5 साल दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, कोई सियासी असीर जेल में नहीं था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में लेकर चले। और आपने देखा कि उस वक्त तमाम पार्लियामेंटेरियन को, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर डेली पार्लियामेंट में आते थे और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तमाम तर इख्तियारात जो है वो थ्रू द लेजिस्लेशन 18th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। तो ये सब कुछ हमने करके भी दिखाया। और उसके बाद बदकिस्मती से उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो है वो काला गौन पहन कर पहुंच गए थे, और जो कुछ हुआ वकला तहरीक में हुआ, जजिस बहाली तहरीक में हुआ, या उसके बाद गेट स्कैंडल के अंदर जो कुछ हुआ, ये आप सब ने देखा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने निहायत हिकमत अमली के साथ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मुदब्बिराना सियासत के थ्रू बड़ी सियासी बसीरत के साथ 5 साल ना सिर्फ पूरे किए, बल्कि वो जो कहते थे कि ये अब इस पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, दिखाया कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई। और सदर जरदारी ने भी अपनी मुद्दत पूरी की, पार्लियामेंट ने भी मुद्दत पूरी की। ये अलग बात है कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उन्होंने जज ने जो ऑर्डर दिया चीफ जस्टिस ने, एक जुम्बिश कलम वजीर आजम साहब को घर भेज दिया। एक और फैसला इसी तारीख का बदनुमा ताक है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने, चीफ जस्टिस साहब ने एक मुंतखब वजीर आजम को तख्तेदार तक भी पहुंचा दिया। तो इस मुल्क में सब कुछ हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आज PTI को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और उनको ये है कि उनकी आवाज़ जो है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, पार्लियामेंट के थ्रू उनकी आवाज़ आ रही है, इसी तरह उनकी आवाज़ सुनी भी जाती है। और ये बड़ा खुशाइन था कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक उन्हें एक रिलीफ मिला बानी PTI को। तो मैं समझती हूँ ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी। उनकी बहन भी कह रही है कि बहुत मुतमईन है, फैमिली भी मुतमईन है।
तो आप एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स उनकी ट्रीटमेंट कराते, वो कौन सा आपको जबरदस्ती 2 हफ्ते रखते? अगर आप बिल्कुल ठीक थे वो आपको फर्स्ट एड दे के जिस तरह पिम्स में वो उस तरह चले जाते, लेकिन बजाय उस तरह करने के आपने फिर एक इशू क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आज फिर पॉलिटिकल जो आप देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो रहा है। तो वो ये सारी वजूहात हैं कि उसमें कौन सी क़यामत आ जाती है अगर आप उनको वहाँ अल-शिफा में शिफा हॉस्पिटल में दिखा दिया जाता तो क्या मसला था? लेकिन ठीक है, हुकूमत ने क्यों किया, कैसे, ये सारी चीजें तो हुकूमत खुद आंसरेबल है कोर्ट में। लेकिन मैं समझती हूँ हुकूमत को फराख दिलाना रवैया करते हुए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म करते हुए, मुज़ाकरात के रास्ते को अपनाते हुए, मैं समझती हूँ कि सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए, मुल्क में पहले ही मसाइल इतने ज्यादा हैं, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने, केपी के हमारे सामने, भारत की जिस तरीके से हमारे यहाँ एक प्रॉक्सी वॉर जारी, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। खारिज हिंदुस्तान जो है वो अपनी कार्रवाइयों में, तो हुकूमत को इन तमाम हालात को देखते हुए मैं समझती हूँ कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए थोड़ा सा दिल को बड़ा करना चाहिए था। अगर एक फैसला आया था, आपने तो माजी में ऐसे फैसलों से फायदा उठाया है, तो आपको चाहिए था कि ठीक है आप उनका चेकअप करा देते। कोई इतनी बड़ी, मुझे भी पता है कि कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन मुतमईन करना हुकूमत का काम है। हम बिल्कुल सही ये है। कह रहे हैं यहाँ पे बैठ कर के जी वो बड़ी बीमारी थी, छोटी बीमारी थी, ठीक है मैंने मान लिया भट्टी साहब की बात कि बहुत छोटी सी बीमारी, लेकिन कम से कम आप उनको, उनकी फैमिली को, उनके पार्टी लीडरान को आप मुतमईन कर देते जहाँ ले जाते, उसके बाद वो क्या कर लेते। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन मुत्तहिद होती है, अगर मौलाना फजल रहमान साहब को भी हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 20 नहीं अब 40 लाख लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे कॉप अप करेंगे, क्या प्लान है, कैसे, क्या प्रिपरेशन है? पहले मैं थोड़ा सा पिछली बात को कर लूं थोड़ा सा, ताकि मेरे तीनों जी भाइयों ने जो बात की है, ब्रिगेडियर साहब ने भी वो बड़ी पॉलिटिकल इस्तेहकाम की बात की है, तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब शायद वो भूल गए हैं और मेरे भाई भी भूल गए हैं कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बने, अभी तो उनको कितने 90 डेज हमारी हुकूमत को नहीं हो गए थे, तो जनाब थर्ड एम्पायर के इशारे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तशरीफ लाए इमरान खान साहब और इनकी जमात और इनके कारकुनान और इनके लीडर, जो असम्बली की दीवारें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तोड़ रहे थे। हाँ जी, फिर रेडियो पाकिस्तान पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए रेडियो पाकिस्तान पे जनाब चढ़ दौड़े, और फिर क्या क्या इन्होंने किया वो आपको पता ही है, और फिर क्या क्या सारे गुल खिलाए। और जब फिर इसके बावजूद आपको पता है, जब मियां शहबाज शरीफ साहब जो थे वो अपोजिशन में थे, तो उन्होंने मिसाके मईशत की बात की, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था, और जब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने दोबारा मिसाके मईशत की बात की। तो ये देखें, यहाँ बैठ के ऐसी अपने आप को सच्चा साबित करना और दूसरे को कहना कि वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, अपने रवैयों को भी तो मद्देनजर रखें। आप देखें ना, असेंबली का इजलास शुरू होता है और मेरी बहन को पता है कि इधर से जनाब एक बंदा आता है और वो जनाब आके जनाब वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, तो फिर वहां कितने मियां नवाज शरीफ साहब आए, कितने वहां पे इन्होंने वहां सीट के ऊपर आके क्या क्या काम ये करते हैं। ये देखें, ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं चलती। बाकी रही बात, आपने कहा कि अपोजिशन जो है वो मुतहद हो जाए, ठीक है, उनका हक है कि अपोजिशन का तो काम ही यही है कि अपोजिशन को मुतहद होना चाहिए। ये पहले क्यों नहीं मुतहद हुए? यही तो पहले मौलाना फजल रहमान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये कहते थे कि ये जनाब मैं तो नाम वो नहीं लेना चाहता जो इमरान खान साहब नाम लेना चाहते थे, और फिर ये जिनको आज इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया हुआ है, अचकजई को नेशनल असेंबली में, मेरी बहन बैठी है, वो मेंबर नेशनल असेंबली है, तो वो बताएं कि वो किस नाम से वो चादर ओढ़ के मजाक उड़ाया करते थे। ये देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका रवैया और होता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका रवैया और है, और जाके जो रिंग में बाहर बैठा है आराम से उसका रवैया और है। उस वक्त तो ब्रिगेडियर साहब ने भी तकरीर नहीं की होगी कहीं पे,
टीवी पे आके ये नहीं कहा होगा कि ये जमात जो है ये गलत कर रही है। और इसका कहानी कहाँ से शुरू हुई? पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कहानी वहां से शुरू हुई कि जब देखें हुकूमत आई हमारी, और उसके बाद आपने इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, अच्छा चल रहा था, उसके बाद ये जनाब यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के ये तशरीफ लाए और हमारे पे जो ज्यादतियां की वो की इन्होंने। और उसके बाद जब ये सारी पिच इन्होंने उखेड़ दी, सारी ग्राउंड ही इन्होंने तबाह कर दी, इन्होंने सारे हर चीज जो है पिच को जो है वो उस पर बुलडोजर फेर दिया, और आज बैठ के ये फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खुदारा ऐसा काम ना करो। राइट सर, आप मिस्टर भैया साहब जी, एक होनी चाहिए, आप हुकूमत में हो या आप अपोजिशन में हो, आप फिर सारे हर वक्त ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें। आप इस वक्त एक साइड पे करते हैं, फिर बात करते हैं जहाँ आपको वो चीजें बुरी लगती हैं। यहाँ पे छोटी सी, फिर आपने मेरी बात सुनो, आईनी अदालतें बनी, आपने क्या कहा? अब आपको आईनी अदालत ने लीव दिया, आप कहते हैं ठीक है। जब आपको सजा मिलती है तो आप कहते हैं अदालतें खराब हैं, जब आपको नहीं मिलती आप कहते हैं ठीक है। बस ये बाबा ऐसा राइट, बिल्कुल काम सही ना है सर। करो। बैरिस्टर साहब बताइएगा, दो सवाल मेरे आपसे, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि जैसे मिस्टर गौर साहब ने कहा असेंबली छोड़ने का, ये क्या एक दोबारा गलत फैसला नहीं होगा? जैसे पंजाब असेंबली आपने छोड़ी तो उसके बाद से हार्ड टाइम शुरू हुआ। दूसरा ये कि 20 लाख से 40 लाख की बात कर दी, इतने लोग इकट्ठे कर पाएंगे? देखिए, छोटी सी बात करके आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। भट्टी साहब को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भट्टी साहब आपने की थी, और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे असूल वज़ा हुए थे, और 2011 के अंदर आप उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सबोताज करते हुए आप काला कोट और काली टाई पहन के यूसुफ रजा गिलानी को हटाने के लिए अदालत को ये बताने गए थे कि आपकी हुक्मअदूली होगी तो इन्हें अदालत होगी, और प्राइम मिनिस्टर घर चले गए। फिर उसी जो है आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरीज के तौर पे डिग्गी भी पाकिस्तान के अवाम को याद है, उसका ड्राइवर भी याद है, और वो गाड़ी कौन सी थी वो भी पाकिस्तानी अवाम को याद है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने आपने कहा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार नहीं बनेंगे, ये तो ओपन सीक्रेट है। इमरान खान की हुकूमत तो 2019 के अंदर ही, अब सारों ने ये कह दिया कि उस वक्त ही इसके खिलाफ जो है ये सारा कुछ तैयार कर लिया गया था, और 2022 के अंदर उसका वो जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचा। और जिस तरह सिंध हाउस के अंदर जो है इंसानों की नहीं, मैं कहूंगा जानवरों की मंडी लगी, जमीरों के सौदे हुए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और रात 12 बजे अदालत खुली। काश की ये अदालत आज भी खुल जाती जिस दिन इमरान खान को शिफानी पिल्स लेकर गए थे। अगर इंसाफ सबके लिए बराबर है तो ये अदालत इमरान खान के लिए खुलनी चाहिए थी, आपको कटहरे में लाना चाहिए था। अब मैं उसामा साहब, जो आपने बात की, देखिए जो हमने स्टैंडिंग कमेटी से रेजिग्नेशन दिए थे उसकी एक बुनियादी वजह थी। हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमेटी थी। ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर हम पिम्स हॉस्पिटल को बार बार ये लिखते रहे कि हमें 26 नवंबर का रिकॉर्ड दें, हमें पता करना है कि 26 नवंबर को कितनी कैजुअलिटीज हुई थी। हमने लेटर लिखे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के अंदर बात की, लेकिन जब हमें रिकॉर्ड नहीं दिया गया तो हमने एहतजाजन कि हम यहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे बात करने के लिए आए, यहाँ पे मसाइल के हल के लिए आए। लेकिन हमें अगर इसी तरह ही आपने पावरलेस करना है तो हमें इन कमेटीज के अंदर बैठने का क्या फायदा। अब देखिए, कल एक पार्लियामान के अंदर 2 बिल्स पास हुए और उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत आवाज उठाई कि इनको स्टैंडिंग कमेटीज में तो कम से कम जा लेने दें, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और वो बिल पास हुए। तो पार्लियामान का जो इस्तेहकाक है, जो पार्लियामान के अंदर जो एक रवायात है, उनको तो सामने रख के चलना चाहिए ना। पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर आप कहते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, और उसी पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आप महसूर कर देते हैं। उसी पार्लियामान के अंदर आप एमएनएस को जो है, आपके दौर के अंदर एमएनएस को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्लियामेंट उठाया जाता है। उसी पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन लॉबी को बाहर से ताला लगा दिया जाता है जब 26 एमएनएस वहां पे मौजूद है। तो मुझे बताएं कि मैं क्यों ना फिर बात करूं कि आप लोग जो है वो सिर्फ अगर पिछली बातों को, और यही वो हुकूमत थी ना 97 में, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक नहीं किया था जब आपकी बात नहीं मानी जा रही थी? क्या नैब के दफ्तर के ऊपर जब मरियम नवाज ने पेश होना था, क्या उसके ऊपर उस वक्त पत्थर नहीं फेंके गए थे? तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये कहता हूं कि मसाइल का हम सबको पता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमें कुछ कायदो ज़वाबित तय करने पड़ेंगे, फिर इस मुल्क के मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन अगर इसी तरह हम एक दूसरे को माजी की
गलतियां याद करवाते रहेंगे। गलतियां आपने भी की है, गलतियां हमने भी की हैं, हम भी रहे हैं, कभी रोते आप भी थे। तो क्यों ना बैठ के इस मुल्क के मसाइल को हल किया जाए, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को सही मानों के अंदर कायम किया जाए। और जो हमारा आईने पाकिस्तान कहता है कि ये मुल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी नुमाइंदे चलाएंगे, हाइब्रिड रजीम नहीं चलाएगी, तो आए बैठ के बात करते हैं, तो इंशाल्लाह सारे मामला हल हो जाएंगे। लेकिन भट्टी साहब, इस तरह ब्लेम गेम करने से ये इट वुड बी एन अनएंडिंग जो है ना वो प्रोसेस चल पड़ेगा। हम एक दूसरे के साथ इस तरह करते रहेंगे और मुल्क नीचे जाता जाएगा। बिल्कुल सही है ब्रिगेड साहब। आपको लगता है कि हुकूमत समटाइम्स तहरीक इंसाफ के मामले में नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना देती है? जैसे तहरीक इंसाफ के बानी से फैमिली की मुलाकात के हवाले से हमने देखा कि जब उस पर रोक टोक हुई तो उस पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हंगामा, फिर अब ये वाला मामला हुआ तो इसके अंदर तो अभी तो जो करने के काम है, जैसे भी शाहिदा रहमानी साहिबा ने बात की, उन्होंने कहा कि ये मुतमिन करना हुकूमत का काम है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर मुतमिन कर दिया जाता है। और इस तमाम तर सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप कह लीजिए कि इस रिफ्ट को जो है वो ख़त्म करने में किरदार अदा कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मैं तीन चार बातें कहना चाहता हूँ। मैंने तो 1960 से पाकिस्तान की सियासत को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक आप क्रेडिट दें, मेरी नजर में वो इमर्ज हुई है हाईली पार्टी। इसने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है ना उसको बहुत, ठीक है उनमें बड़ी खामी है उनकी, उनको हमने बड़ा क्रिटिसाइज करते थे। जब उनकी 5 साल की गवर्नमेंट आई थी 2008 में जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद, बहुत गलतियां हुई, BISP और ये तमाम चीजें। लेकिन ये आप कहें कि इन्होंने के 2 टॉप लीडर जो थे पाकिस्तान के, वेरी वेरी पॉपुलर टॉप अवामी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद, दिस पार्टी लॉस्ट इट टू टॉप लीडर्स। और यकीनन आज भी पाकिस्तानी कौम उनको बड़े अच्छे दिल से उनको याद करती है। और फिर दूसरी बात यह है कि पीपल पार्टी का दौर था, और मैं कहता हूं कि हैट्स ऑफ टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एट दैट टाइम। 1973 का आइन जो है वो पहली मर्तबा पाकिस्तान को एक कंसेंसस से आइन दिया गया, और वो भी 1971 के साल के बाद। काश 1971 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हुए थे 1970 के, अगर वो इक़्तिदार मेजॉरिटी पार्टी को दे दिया जाता बाय द विल ऑफ द पीपल, जो भी वो उसका मैंडेट था, तो शायद पाकिस्तान भी ठीक ठाक बच जाता और आज पाकिस्तान कहीं का कहीं निकल गया होता। लेकिन बहरहाल वो जो हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि ये सही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई थी, और वो एक बड़ा खुशी का मौका था पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ डेमोक्रेटिक और प्रिंसिपल और पॉलिटिकल के मामला जो है उसके तहत भी ये सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी इस वक्त जो है वो अभी भी परेशान है, इन द सेंस कि दे वांट कि डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस आगे चले। वो अलग बात है कि अब उनको क्या मजबूरियां, उनकी पार्टी की मजबूरियां हैं कि वो कहीं पे कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर हमें आ रही है। और खासकर जो पीछे 2-3 साल में आईनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें उस तरह पीपल पार्टी ने वो रोल अदा नहीं किया कि जिस तरह अभी बात होती है भाई पार्लियामेंट के अंदर ओपन डिबेट्स हों, डिस्कशन हों, कमेटीज में जाए और अच्छा थोड़ा वहां पे झगड़े भी हों, वो दैट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वो ऐसी चीज हमने देखी नहीं है पिछले 3 सालों में। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बात सही है कि पहला ये कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी गो बैक टू स्क्वायर वन, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक नया उसको तैयार करें, ताकि लोग ये कहें कि भाई अब ये पॉलिटिकल पार्टी माजी में जो हो गया हो गया, अब आगे पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आगे ले जाने के लिए कुछ असूल इनको फिर तय करने पड़ेंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ शिबाज साहब सही बात करते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग, बिल्कुल PTI को पॉलिटिकल डायलॉग में आना चाहिए। ये नहीं है कि ठीक है उनके लीडर का बानी PTI का मसला है, वो सबको मालूम है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी बातचीत करें, टॉक्स में जाएं विद द गवर्नमेंट। देखिए 2.5 साल गुजर गए, another 2.5 years और आपके अगले इलेक्शन जो है वो ड्यू हो जाएंगे। और दूसरी बात, अभी जो बात आप डिस्कस कर रहे थे अपने बैरिस्टर साहब से, मैं समझता हूँ वाकई PTI ने बड़ी गलती की थी कि उन्होंने पंजाब असेंबली से जो और KP असेंबली से रिजाइन किया, पूरे एनमास उन्होंने रेजिग्नेशन दी, थिंकिंग कि जनाब 90 दिन में दोबारा आइन के तहत इलेक्शन होंगे। ग्राउंड रियलिटी बदल गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी डेट दे रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब भी डेट दे रहे थे, लेकिन जी भाई नहीं है, बस जहाज खरीदा है,
कर लो, बिल्कुल क्या सही। करना है, ठीक है ना जी, इस किस्म का एटीट्यूड है। मैं कह रहा ये चारों, और फैसले रात को होने शुरू हो गए थे हमारे अदलिया के। अभी मैं नहीं समझता हूँ कि इनको कमेटी से रिजाइन करना चाहिए या इनको सेनेट अपना ये नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में से वहां से निकलना चाहिए। वो कि ये कह रहे हैं कि जी ये निकलेंगे इंक्लूडिंग द सेनेट, लेकिन अपने केपी के जो गवर्नमेंट उसको कायम रखेंगे। देखें, जमहूरी प्रोसेस में मुश्किल वक्त आता है। हमने पीपल पार्टी को भी बड़े मुश्किल दौर में मैंने देखा, और इन्होंने बर्दाश्त किया सब कुछ, और देखें दे सर्वाइव, दे कंटिन्यू। ठीक है, पंजाब में इनका वो मामला नहीं चल सका कल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो साहबा की डेथ के बाद, लेकिन पीपल पार्टी जो है वो अभी तक इसी तरह पीएमएलएन जो थे, मुझे याद है जल मुशर्रफ के दौर में जब पीएमएल बनी थी, पीएमएलएन की 17 सीटें थी टोटल अपना नेशनल असेंबली में। परवेज इलाही साहब की ये दौर था पंजाब असेंबली वाला, और वहां पे इसी तरह सेंटर में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पार्टीज के ऊपर बुरा वक्त आता है, व्हाट एवर बी द रीजन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप खत्म कर दें। द पार्टीज मस्ट यूनाइट ऑन वन कॉमन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। राइट सर, बेड साहब बिल्कुल सही। बात करें, और एक मेरी बात सुन ले, पार्टीज आपस में फैसला करें कि जी चाहे जो हो जाए, हमारे टॉप लीडर जेल में चले जाए, हमारे मिडिल लेवल लीडर जेल में चले जाए, एहतसाब का प्रोसेस पाकिस्तान में चलेगा और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। मुझे बिल्कुल ये शायद रहमानी साहब का जुमला बहुत पसंद आया कि पूरे 5 साल जो पीपल पार्टी का दौर था 2008 से 13 तक, There was not one political prisoner। हम ये चीजें भूल गए थे पाकिस्तान में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और इतना हम क्रिटिसाइज करते थे मीडिया को, पीपल पार्टी की गवर्नेंस को, वो जो ड्रोन अटैक्स होते थे 350, इतना क्या कॉलम लिखते थे, लेकिन कभी पीपल पार्टी ने उफ तक नहीं की। उन्होंने क्रिटिसिज्म को बड़े जमहूरी तरीके से बर्दाश्त किया। बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि ये टॉलरेंस को माना, ये तमाम चीजें द पार्टीज हैव टू सिट डाउन टुगेदर नाउ एंड चार्ट। राइट सर, बेड साहब थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। शाहिदा रहमानी साहब आपका शुक्रिया। बेड साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।